अब जो है अगर मैं सोडियम की जगह जिंक यूज करूंगा तो फिर मेरा रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएजेंट के थ्रू जाएगा। तो अगर मैं सेम रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल करा रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन का नाम फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगा, वुड से बदल के। फ्रैंकलिन ने रिएक्शन जिंक को यूज करके करवाया था। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, देखो हम लेते हैं 2 मोल ऑफ आरएक्स विद 2 मोल ऑफ Zn। तो होता क्या है, R2Zn बनता है और ZnX2 बनता है। अब ये R2Zn का मतलब क्या है, R माइनस Zn R माइनस, फ्रैंकलिन रिएजेंट कहलाता है ये R2Zn प्लस ZnX2। तो इसमें क्या है, 2 R माइनस है, तो ये क्या करते हैं, RX पे जाके अटैक कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, तो मेरा बन जाएगा RR प्लस RZnX। तो ये फ्रैंकलिन रिएजेंट के थ्रू इस तरह से रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म वगैरह सब सिमिलर है, बस हमने सोडियम की जगह जिंक को यूज किया है। तो यह क्या कहलाएगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन कहलाएगा। ये चौथा तरीका हो गया एल्केन बनाने का। पांचवा तरीका देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके डीकार्बोक्सिलेशन करवा के भी आप क्या बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो। तो ड्राई डिस्टिलेशन होता कैसे है, आप एक काम करो, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लो सोडियम या पोटेशियम के साथ और उसको ड्राई डिस्टिलेशन करवा दो, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो आपको एल्केन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। RCONA प्लस NaOH, इसको हीट कर दो CaO की प्रेजेंस में, क्या मिलेगा आपको, RH प्लस Na2CO3। इस रिएक्शन से मीथेन बन सकता है, हाँ इस रिएक्शन से मीथेन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही पुराना तरीका, पहले तो हम देखते हैं प्रोडक्ट बनाना कैसे है। तो प्रोडक्ट क्या बना, RH बना, RCONA विद सोडा लाइम, हीट किया मैंने उसको CaO की प्रेजेंस में, तो क्या बना, RH प्लस Na2CO3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि जो प्रोसेस है ये कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमिनेशन का, RCOONA हमने क्या हटा दिया, वहां से CO2 को हटा दिया, भेज दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया तो ये प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी इसका एक नाम है। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन को हम कब करते हैं, जब हमको किसी पर्टिकुलर एल्केन की सीरीज को स्टेप डाउन करना हो। मतलब मान लो मेरे को इथेन से मीथेन बनाना है, तब आप क्या करोगे, सोचो। तो उसको करने का बढ़िया तरीका होता है क्या है, आप एक काम करो, इथेन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, मतलब CH3CH3 को आप CH3COOH में कन्वर्ट कर दो, फिर CH3COOH को CH3COONA में कन्वर्ट कर दो और CH3COONA को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओ, हीट करो, किसकी प्रेजेंस में, CaO की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, COONA बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा CH3H। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी सीरीज को स्टेप डाउन कर सकते हो, होमोलोगस सीरीज को, प्रोपेन को इथेन बना सकते हो, ब्यूटेन को प्रोपेन बना सकते हो। बात समझ में आई। और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, HCOONA। अब अगर मैं इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराऊंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, COONA पूरा बाहर, और क्या जुड़ जाएगा उसकी जगह, H जुड़ जाएगा। तोड़ो और जोड़ो का खेल चल रहा है यहां भी। तोड़ा क्या मैंने, H और COONA के बीच का बॉन्ड तोड़ा, जोड़ा क्या मैंने, दूसरे हाइड्रोजन को लाके जोड़ा, तो बना क्या मेरा, H2 प्लस Na2CO3। ठीक है, CH3COONA प्लस NaOH प्लस CO कराऊंगा तो क्या बनेगा, तोड़ूंगा क्या, CH3 और COONA के बीच का बॉन्ड, जोड़ूंगा क्या, CH3 में हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH3H मतलब CH4 प्लस Na2CO3। मजा आ गया, यहां पे भी मैं मीथेन बना सकता हूं, तो मेरी मीथेन बन गई। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। कैसे, ऐसे CH3 CO माइनस यहां पे है, अब हमने क्या किया, OH माइनस यहां पे लेके आया, NaOH का मतलब क्या हो गया, OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस जाएगा कहां, ये सोचो। एक काम करो, आप इसमें सोचो कि मैंने CH3COONA पे OH माइनस का रिएक्शन करवाया, OH माइनस कहां पे जाके अटैक करेगा, ये आपको सोचना है। OH माइनस कौन सी स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज वाली। नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां पे दिख रहा है उसको, C डबल बॉन्ड O और ONA, कार्बन दो तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, तो ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रखे होंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अगर खींच रखे होंगे तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव आ रखा होगा,
तो OH माइनस को डेल्टा पॉजिटिव कहां दिखेगा? वो वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, तो वहां जाके अटैक नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। जैसे ही OH माइनस ने वहां जाके अटैक किया तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा उससे? प्रोडक्ट बनेगा ये। तो एक कार्बन पे अब 2 O माइनस, एक OH और एक CH3 है। बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है। जैसे ही आपको एक कार्बन पे 3 ऑक्सीजन दिख जाए, समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो बहुत भारी भयंकर चीज होने वाली है। थ्रू आउट ही आपको चीज मिलती रहेगी। अब यहां पे होगा क्या? देखो, 2 ऑप्शन है, या तो O माइनस वापिस चला जाए। अगर O माइनस को वापस जाना ही होता तो जुड़ता थोड़ी ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करे और इस कारण जो CH3 है उसको निकलना पड़े वहां से। क्या हो रहा है? O माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, इस कारण CH3 ग्रुप को वहां से निकलना पड़े। तो CH3 ग्रुप क्या हो गया? माइनस चार्ज लेके जाएगा। तो जो CH3 और कार्बन के बीच का बॉन्ड था, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप के पास चल जाएंगे। तो बनेगा क्या? बनेगा मेरे पास कार्ब एनायन और NaHCO3। क्या बना? कार्ब एनायन और NaHCO3। अच्छा, अब CH3 पे माइनस है। CH पे माइनस मतलब कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल कि ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल? सोचो। ऑक्सीजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CH3 माइनस को सामने एक OH दिख रहा है अपने, तो वो ऑक्सीजन से क्या बात करेगा कि एक काम करता हूं, मैं अपना माइनस चार्ज आपको दे देता हूं, आप मेरे को अपना हाइड्रोजन दे दो, मैं CH4 बन जाऊंगा, आप O पे माइनस बन जाना, आप ज्यादा स्टेबल, दोनों खुश। तो यही होता है, ये होएगा। ये एसिडिक है। कौन सा? NaHCO3 एसिडिक होता है नेचर में, तो वो अपना H दे देगा। जैसे ही वो अपना H देगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH4 और Na2CO3। एक सोडियम प्लस हमारे पास पहले से पड़ा है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया? CH4 प्लस Na2CO3। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। यहां पे एक बहुत अलग सी चीज हुई। क्या? कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा और कार्बन आयन बना, फिर वो कार्बन आयन जाके H प्लस लेके आया और कन्वर्ट हो गया एक एल्केन में। तो अब एक की पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसा कंपाउंड लेते हो जहां पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और वो सेम ही कार्बन पे अटैच है, तो फिर जो डीकार्बोक्सिलेशन है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो बिना CaO की प्रेजेंस में सिर्फ हीट करने पर ही हो जाता है। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन है डीकार्बोक्सिलेशन से, एक COH ग्रुप का हटना, एक CONA ग्रुप का हटना, वो अब बिना CaO की प्रेजेंस में ही हो जाएगा, सिर्फ हीट करने पर ही हो जाएगा। मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट साइड की तरफ आसानी से जा रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैंने ये लिया, एक कार्बन पे 2 COH ग्रुप हैं। अब मान लो एक जब COH ग्रुप था, जब हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया था, तो हमको NaOH के साथ CaO भी डालना पड़ा था। इसमें क्या हो रहा है कि किसी की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो आप सिर्फ इस कंपाउंड को हीट ही कर दो, ये अपने आप डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और छोटा, मतलब उस CH2COH 2 COH ग्रुप थे, उसमें से एक COH ग्रुप बाहर बनेगा CH3COH प्लस CO2। तो ऐसा क्यों हुआ? सोचो जरा, है ना? तो इसमें आपको ही रीजन सोचना है। मैं आपको एक हिंट देता हूं। कोई भी रिएक्शन आसानी से कब होता है? जब प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हो। ठीक है, एक पहली बात। या दूसरी चीज कि जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो रहा हो। इंटरमीडिएट ही तो प्रोडक्ट में जाने का रास्ता होता है। रिएक्टेंट इंटरमीडिएट के रास्ते से ही प्रोडक्ट तक पहुंचता है। तो अगर रास्ता आसान होगा तो इजीली प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। हमारे को सिर्फ यही तो देखना होता है कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट बनाने में हमको आसान कर रही है, प्रोडक्ट बनाना आसान कर रही है, प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रही है। तो सोचो कि यहां पे बिना CaO, बिना NaOH के सिर्फ हीट करने पर ही एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चला क्यों गया? यह आपको सोचना है। तो क्या रीजन हो सकता है? देखो, इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा। एक COH ग्रुप जाएगा तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना। अब इस कार्बन आयन इंटरमीडिएट की खास बात क्या है? ये जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, इसके बाजू में जो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब C डबल बॉन्ड OH, ये एक -M ग्रुप है। कार्बन आयन के पास -M। वाह, लाइफ सेट हो गई कार्बन आयन की। क्यों?
क्योंकि अब जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक पहुंचेगा, और नेगेटिव चार्ज जब कार्बन से ऑक्सीजन पे जाता है तो कार्बन को बहुत सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास माइनस चार्ज आ रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ हीट करने पर हो रही है, ना NaOH की जरूरत है ना CaO की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने डीकार्बोक्सिलेशन में क्या बात सीखी? हमने ये बात सीखी कि रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसके प्रोपोर्शनल होगी? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल। और डीकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है। जितना ज्यादा कार्ब एनायन इंटरमीडिएट स्टेबल, उतना बढ़िया आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन होएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। आपको इन तीनों के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है डीकार्बोक्सिलेशन का, और आपके सामने आपके 4 ऑप्शन कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहे, ठीक है। तो आंसर करो। हमने क्या सीखा था? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? जिसका कार्बन आयन जितना स्टेबल वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो कार्बन आयन बना के देख लो, आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर इसका 2 क्यों है? ऐसे, पहला कार्बन आयन, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा कार्बन आयन। अच्छा, पहले केस में कार्बन आयन बन रहा है किस पे? सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे। सेकंड केस में किस पे बन रहा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, मतलब sp2 पे। पहले केस में sp3 पे बना, दूसरे केस में sp2 पे बना, तीसरे केस में sp पे बना। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। माइनस चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल रहेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो कहां स्टेबल रहेगा? थर्ड पे, फिर सेकंड पे, फिर 1 पे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेम ऑर्डर जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सो 3 मोर देन 2 मोर देन 1। ये रेट ऑफ कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं बीटा कीटो एसिड्स की बात करूं, वो भी डीकार्बोक्सिलेटेड बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस हीट कर दो। जैसे कि जब हमने एक कार्बन पे 2 COH लगाए थे, जो सेम केस हुआ था वो यहां भी होगा। ऐसा क्यों? बिना सोडा लाइम के रिएक्शन हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है जो कार्बन आयन की मदद करेगा। कौन सा ग्रुप है? C+O ग्रुप है। और वो कौन सा ग्रुप होता है? वो -M ग्रुप होता है। क्योंकि अब ये -M ग्रुप है, C+O वाला, तो CH2COOH, COH जाएगा तो CH2 माइनस बनेगा। CH2 पे अगर माइनस बनेगा तो उस माइनस चार्ज को लेने के लिए कौन बैठा है? बाजू में C+O बैठा है, -M इफेक्ट लगाएगा वहां पे। तो सब खुश, कार्बन आयन खुश। तो रिएक्शन अब सिर्फ हीट करने पर ही हो जाएगा, और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेरा प्रोडक्ट बनेगा RC+OCH3, कीटोन यहां पे बन गया, ठीक है। तो ये हमारा डीकार्बोक्सिलेशन की बात हुई। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने एसिड्स आप लोगे, कितने तरह के एसिड आप ले सकते हो कि आपको आइसोब्यूटेन मिले, किस पे? डीकार्बोक्सिलेशन पे। तो करो। तो कितने एसिड हो सकते हैं? देखो, आइसोब्यूटेन को ऑब्टेन करने के लिए आप एक एसिड तो ये वाला ले सकते हो। कौन सा? ये, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि 1 डिग्री पे COH लगा हुआ है, तो जब ये COH जाएगा तो बनेगा क्या? डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या था? RCOONA से RH, तो C+O वाले ग्रुप को भगाओ, उसको तोड़ो और H को जोड़ो। तो यहां पे भी मैं यही करूंगा, COOH को तोड़ूंगा, H को जोड़ूंगा। किसको तोड़ूंगा? COH को। जोड़ूंगा किसको? H को। सिंपल, तो एल्केन बन जाएगा। कि ये कौन सा एल्केन है? ये एल्केन है आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक काम और कर सकता हूं, यहां पे COH लगा सकता हूं, टर्शरी पे इस बार COH लगा सकता हूं। COH को तोड़ूंगा, H को जोड़ूंगा, बिल्कुल। तो COH को मैंने तोड़ा और H को मैंने जोड़ा, तो ये भी मेरा क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। तो 2 मेरे पास ऐसे एसिड है जिससे मैं डीकार्बोक्सिलेशन करा के आइसोब्यूटेन बना सकता हूं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। सो थर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और तरीका देखते हैं एल्केन बनाने का। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बन रहा है, पर इस बार प्रोसेस दूसरा है। प्रोसेस क्या है? कोल्बे प्रोसेस। ये कोल्बे ने किया था, ठीक है। तो कोल्बे प्रोसेस में क्या होता है? इसमें आप एल्केन कैसे बनाते हो? आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो। किसका? कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब CH3COONA या CH3COOK। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा
जिसका हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हैं। जनरल क्या है कि आप कोई भी RCOONA लो, उसके 2 मोल लो, उसको क्या करो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। तो आप जब उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, पानी में होगा इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या क्या बनेगा, RR बनेगा प्लस 2CO2 बनेगा, ये एनोड पे बनेगा। और क्या बनेगा, NaOH प्लस H2, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2, ये कैथोड पे बनेगा। सर एनोड कैथोड कहां से आ गए, अरे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो उसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालोगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। तो कैथोड पे कुछ और रिएक्शन होगी, एनोड पे कुछ रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। तो एनोड पे क्या क्या बना, RR प्लस 2CO2, कैथोड पे क्या बना, 2NaOH प्लस H2। अच्छा, पहले तो अपन ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बनाए कैसे। आसान तरीका क्या है, तोड़ने जोड़ने वाला तरीका क्या है प्रोडक्ट बनाने का, देख लो। RCONA प्लस 2H2, इसको एक काम करो, इस तरह से लिखो, डब्बे बना लो 4। अब हर डब्बे वाले को जोड़ दो, बाकी सबको तोड़ दो। तो RR को जोड़ा, उसके बॉन्ड तोड़े, 2CO2, NaOH मिला, ठीक है, और H2 बना। क्या किया हमने, जितने भी डब्बे में थे उसके पुराने बॉन्ड तोड़ के डब्बे वालों को मिला दिया। तो R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O Na, तो R और C के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली CO2 बना दिया, NaOH बना दिया और H2 बना दिया, ठीक है भाई। तो मान लो मेरे पास ये एक सिचुएशन है, इसका मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिख लो एक बार। तो किस किस को जोड़ूंगा, R और R को जोड़ूंगा, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। और किसको जोड़ूंगा, CO2 को जोड़ूंगा, 2 CO2 भी बनेगा। और क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH भी बनेगा। और क्या क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ H2 भी बनेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट हो गए C2H5 प्लस 2CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2। जो मैंने वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है उसमें यह अज्यूम्ड है कि पानी भी है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन अगर ऐसे दिखे तो अज्यूम कर लेना है कि पानी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट अगर हैं, कौन से वाले, पोटेशियम और सोडियम वाले, तो जब मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा तो मेरे को RR मिलेगा। अच्छा, मैकेनिज्म देख लें, बिल्कुल देख लेते हैं। मैकेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट को पानी में डालूंगा तो ये एक आयनिक स्पीशीज है, तो ये आयनाइज हो जाएगी, 2 पार्ट में टूट जाएगी, कैटायन में और एनायन में। कैटायन क्या बनेगा, Na प्लस, एनायन क्या बनेगा, C2H5COO माइनस। इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन हुआ, 2 हमारे पास आयनिक स्पीशीज बनी, एक कैटायन एक एनायन। अच्छा, अब देखो, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं तो उसमें एक कैथोड होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक एनोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमारे पास 2 आयन हैं, एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन। तो चलो देखते हैं एनोड पे क्या हो रहा है, पहले अपन ये देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको दिखाता हूं, पानी भर दिया आपने और ये एक एनोड एक कैथोड डाल दिया। अच्छा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब बात ध्यान से सुनो, जो एनोड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब जब हमने पानी में COONA और मतलब RCOONA को डाला था तो RCO माइनस बना था और क्या बना था, Na प्लस बना था। तो RCO माइनस जो है वो एनोड पे जाके बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है, एनोड से अट्रैक्ट होके वहां पे जाएगा। तो एनोड पे एक्चुअली होता यही है, RCO माइनस यहां पे आके बैठ गया। अब सिचुएशन देखो, RCOO माइनस, O पे माइनस चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड O माइनस के नेगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा। बात समझ में आई। सो इस O माइनस का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एनोड अपने पास रख लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन पे बच जाएगा फ्री रेडिकल। तो यहां पे आपके पास कौन सा फ्री रेडिकल बन गया है, RCOO डॉट, 2 मोल्स ऑफ ये हो गए। अब देखो, अब कोई चार्ज है क्या हमारी स्पीशीज पे, RCOO डॉट पे कोई चार्ज है नहीं है, तो ये अब एनोड पे थोड़ी ना चिपका रहेगा, ये तो नीचे गिर जाएगा। और जैसे ही नीचे गिरेगा तो पता है क्या होगा, ये होगा। क्या हो रहा है यहां पे, ये एरो क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल है, उसके पास ऑप्शन है कि वो फ्री रेडिकल कार्बन को दे सकता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सोचो, आप ही सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मेरे को बताओ।
सिंपल सा फंडा है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल कि कार्बन पे ज्यादा स्टेबल? कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है ना भैया। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को झेल सकता है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज्यादा, वो तो झेल ही नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, CO2 बना लेगा और फ्री रेडिकल को कार्बन की प्रॉब्लम बना के कार्बन को दे देगा। तो R डॉट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो CO2 तो गैशियस होता है, उड़ जाएगा। R डॉट दोनों प्रॉब्लम में आपस में जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बन गया, RR बन गया। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस हुआ किस पे, एनोड पे। एक बार रिवाइज कर लें, C2H5CO- क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एनोड को दिया, तो क्या बना, फ्री रेडिकल बन गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, कंपाउंड दो हिस्सों में टूट जाएगा। R पे डॉट, यहां पे C2H5 है हमारा R, तो C2H5 पे डॉट और CO2 गैस उड़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों जो R डॉट थे मतलब C2H5 डॉट, इस केस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C2H5 मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया। और CO2 तो बन ही चुका है, तो ये एनोड पे हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। और अब एक बात और, यहां पे C2H5 पे डॉट बन रहा है, तो वो जो हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन देखा था ऑलरेडी कोलबे के अंदर, वो तो यहां पे भी होगा। इथीन और इथेन दोनों बनेंगे, थोड़े थोड़ी मात्रा में इथीन और इथेन दोनों थोड़े थोड़े बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस केस के लिए। तो ये माइनर प्रोडक्ट। और एनोड के कारण एक चीज और हुई, फ्री रेडिकल तो O पे भी बना था, तो जो दो फ्री रेडिकल होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, इसलिए एक एस्टर भी बनेगा। मतलब C2H5 COO डॉट और C2H5 डॉट दोनों फ्री रेडिकल पड़े हैं। अब अगर O डॉट वाला फ्री रेडिकल गलती से C2H5 डॉट पे टकरा गया तो क्या बन जाएगा, O डॉट और C डॉट के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बस हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एस्टर। तो एक छोटा प्रोडक्ट एस्टर भी बनता है। तो क्या क्या बन गया, इथेन, इथीन और एस्टर भी बन गया, किसके साथ, नॉर्मल ब्यूटेन के साथ। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोडक्ट मिलेंगे। ये कौन सी साइड की कहानी हुई, एनोड साइड की। अब किसकी कहानी देखेंगे, कैथोड साइड की। अच्छा, कैथोड साइड की कहानी देखने से पहले आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन अपने पास था कोई, हां Na+ था। तो Na+ क्या करेगा, कैथोड पे जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या चल रही है, सिचुएशन ये चल रही है अभी। ठीक है, कैथोड एनोड, कैथोड पे जूम करते हैं, किया, वहां पे Na बैठा हुआ है और पानी तो है ही। सोडियम वहां पे क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेने वापस आया था कैथोड से, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। अब होगा क्या कि सोडियम पे कोई चार्ज तो रहा नहीं है, तो वो कैथोड पे रहेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। जैसे ही पानी में गिरेगा फिर से आयनाइज हो जाएगा, Na+ और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। टूटेगा ही सही, पानी करता ही है, तो पानी की ये ताकत है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया और जो H2O है उसमें आपको मैंने एक कहानी बताई थी कि ऑक्सीजन पे तो डेल्टा नेगेटिव रहता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है। ओहो, तो डेल्टा पॉजिटिव की स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के पास पड़ी है, आपको क्या लगता है क्या होगा, फिर से सोचो। अब इसमें सोचना क्या है, ये तो बहुत आसानी हो चुका है। डेल्टा पॉजिटिव पे जाके इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अटैक कर दे, ये इलेक्ट्रॉन गया और अटैक हो गया, और उससे क्या बनेगा, तो OH- और 2 H डॉट। अब OH- और Na+ है, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो NaOH बन जाएगा और 2 H डॉट है, वो भी आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। H2 क्या होता है, गैशियस, तो उड़ जाएगा। तो वहां पे क्या क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ H2। तो कैथोड की रिएक्शन Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे क्या मिला था हमें, सोडियम मिला था। ये कहां पे हुआ था, कैथोड पे। और अब सोडियम पानी में गिरेगा, Na+ H2O, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि NaOH बन जाएगा और हाफ मोल ऑफ H2 बन जाएगा। हमारे पास 2 मोल ऑफ NO थे, तो वो 2 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NaOH बना लेंगे और 1 मोल H2 बना लेंगे। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मीथेन प्रिपेयर नहीं होगा, हमको समझ में आएगी। अब तो R प्रिपेयर हो रहा है, तो मीथेन तो प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एसिड सॉल्ट, इसमें हमको क्या मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, वुड्स जैसा ही है सब कुछ यहां पे। बस एक बार फ्री रेडिकल बना, फिर जो हमने वुड्स में सीखा है वो ही आगे बढ़ता रहेगा। और अगर हमने मिक्सचर ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब CH3COOH और C2H5COOH ले लिया,
मतलब उनके सॉल्ट्स ले लिए COONA या COOK, तो फिर आपको सारे प्रोबेबल एल्केन मिलेंगे, जैसे कि आपको वहां पे भी मिल रहा था, डिस्प्रोपोर्शनल होके एल्कीन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने लिया तो आपको क्या क्या मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस पे, R डैश R डैश R डैश R डबल डैश R डबल डैश R डबल डैश और CO2 H2 NaOH, ये सब भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और एनोड पे क्या हो रहा है, एल्केन मेजर और CO2 गैस फॉर्म हुए। कैथोड पे क्या हो रहा है, NaOH और H2 गैस फॉर्म हुए। अब देखो हमारे प्रोडक्ट में NaOH बना था, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, NaOH होता क्या है, बेसिक होता है। अगर NaOH बेसिक होता है और अगर मैं pH नापने का कोई स्केल मेरे इलेक्ट्रोलाइसिस वाले सेल में डाल के रखूंगा तो आपको क्या लगता है pH के साथ क्या हो रहा होगा, NaOH बढ़ रहा है तो pH को क्या होगा, pH भी बढ़ेगा। तो अगर मेरे पास आप ऐसा कुछ करोगे, pH मीटर अगर आप डालोगे, मैंने pH मीटर डाला कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो pH आपको क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर pH बढ़ता हुआ दिख रहा है तो समझ जाना कि रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन को चेक करने का ये भी तरीका है कि pH उसका बढ़ता रहेगा। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको दूं, तो इन दोनों के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स आप बनाओ। तो सबसे फर्स्ट वाले केस में आपने क्या किया, एक ही टाइप का एसिड सॉल्ट लिया है, तो यहां पे क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH3। कैसे बना, CH3CONA, CONA को तोड़ो, सामने वाले CH3 को जोड़ो। ठीक है, तो R R जुड़ा, CO2 भी बनेगा, NaOH भी बनेगा, H2 भी बनेगा। नीचे वाले केस में अपन ने क्या किया कि यहां पे जो है मैंने 2 अलग अलग टाइप के एसिड सॉल्ट लिए, एक में मिथाइल लगाए, एक में इथाइल लगाए। तो यहां पे प्रोडक्ट भी सारे टाइप के बनेंगे। क्या क्या बन जाएगा भाई, इथेन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, और ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन कैसे बनेगा, जब 2 इथाइल मिलेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। और क्या बनेगा, और बनेगा ये प्रोपेन भी बन जाएगा। बस, तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है कॉरी हाउस सिंथेसिस। कॉरी हाउस सिंथेसिस बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये देख लेते हैं अपन। तो मेथड तो देख लें पहले। RX लिया हमने, भाई एल्काइल हैलाइड लिया, उसको इस बार हमने क्या किया कि लिथियम और CuX के साथ रिएक्ट करवाया, तो फिर एक इंटरमीडिएट बनता है इस केस में, और वो इंटरमीडिएट क्या होता है, ये वाला इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इस इंटरमीडिएट की खास बात क्या है कि ये एक कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। यहां पे 2 R-Cu से जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉरी हाउस सिंथेसिस में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है, और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। तो क्या इंटरमीडिएट बना, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। और ये किस टाइप का इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉरी हाउस सिंथेसिस में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप क्या जवाब दोगे, सर कार्बन आयन बनता है। बिल्कुल कार्बन आयन बनता है। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि ये कार्बन आयन बनने से हमको क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, कार्बन आयन बना, R- है, उसको सामने क्या दिख रहा है, मैंने उसको किससे रिएक्ट करवाया, ये लिथियम डाई एल्काइल कॉपर को मैंने R-X से क्या कराया, रिएक्ट कराया। अच्छा, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर में क्या पड़ा हुआ है, एक R- पड़ा हुआ है। R- को R-X दिख रहा है। सोचो जरा क्या सिचुएशन बन रही है यहां पे, R- को R-X दिख रहा है। R-X मतलब R- पे डेल्टा पॉजिटिव, R- को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए, ताकि वो R- अपने इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाके दे सके और स्टेबल हो सके। तो आपको तो पता ही है, इतनी बार देख चुके हैं, R- जाके R- पे अटैक करेगा, X को टाटा बाय बाय बोल देगा, और क्या बन जाएगा, R प्लस RCu प्लस LiX। तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ, क्या बना, एल्केन, RCu और LiX। बस यहां पे नोटिस करने वाली बात है कि हमने R बनाया, तो ये कॉरी हाउस सिंथेसिस हुआ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं नोट में बताने वाला हूं कि कॉरी हाउस रिएक्शन में, सिंथेसिस में सिमेट्रिकल भी प्रोड्यूस कर सकते हो और अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या आप वुड्स रिएक्शन में ऐसा कर पा रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे। वुड्स रिएक्शन में आप हमेशा सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही प्रोड्यूस कर सकते हो।
क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब मिक्सचर प्रोड्यूस होता है तो क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट एकदम एक दूसरे के आसपास है तो आप सबको अलग अलग नहीं कर सकते, और अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो रिएक्शन कराने का ज्यादा सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मेथड सुटेबल है किसके लिए? अनसिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए, कोरियाहाउस सिंथेसिस जैसे कि RR डैश। कोरियाहाउस सिंथेसिस में मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि कोरियाहाउस सिंथेसिस में अनसिमेट्रिकल बन रहा है और वुड्स रिएक्शन नहीं बन रहा था? कोरियाहाउस सिंथेसिस का इंटरमीडिएट क्या है? R-। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि क्या एक R- सामने वाले R' के साथ जाके बॉन्ड बना सकता है क्या? R- क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज। R' होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। हा, दो नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाना तो दूर, एक दूसरे के आसपास आना भी पसंद नहीं करेंगे। पर वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? वुड्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो R' बन रहा है। अब एक और सामने उसको अगर R' मिला, R' इंटरमीडिएट मिला, फ्री रेडिकल R डॉट और R' डॉट हुए तो R डॉट क्या करेगा? R डॉट मिलके RR बना लेगा, R डॉट R' डॉट मिलके RR' बना लेगा, और R' डॉट और R' डॉट मिलके क्या बना लेंगे? R' बना लेंगे। तो यहां पे तीनों मिक्सचर बन सकते हैं, मतलब तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मिक्सचर बन सकता है। कोरियाहाउस सिंथेसिस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। R- आएगा, सामने वाले R' पे अटैक करेगा, R' के साथ मिलेगा, X को बाहर भगाएगा और RR' मिल जाएगा। इसीलिए कोरियाहाउस सिंथेसिस को बेटर मेथड बोला जाता है वुड्स रिएक्शन से, अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस करना है तो। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, या आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन को हम प्रोपेन ऑब्टेन करने के लिए यूज नहीं कर सकते? आपके ऑप्शन हैं ये, वुड्स रिएक्शन, दूसरा कोरियाहाउस, तीसरा डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर सारे के सारे को आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर दो। प्रोपेन कौन सा वाला एल्केन है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल होता तो इवन नंबर कार्बन होता है, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो अगर इसमें 3 कार्बन है तो वुड्स रिएक्शन से हो सकता है? नहीं हो सकता। कोरियाहाउस से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी देखा। डीकार्बोक्सिलेशन से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ब्यूटेनोइक एसिड का एसिड सॉल्ट ले लो, काम हो जाएगा, बन जाएगा प्रोपेन। एसिड सॉल्ट हट जाएगा, मतलब CONA ग्रुप हटेगा और प्रोपेन बच जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है कि वुड्स रिएक्शन से हम इसको नहीं बना सकते। किसको? प्रोपेन को।